हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो SSC JEE 2023 के लिए जो सॉरी सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे RAC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये लेक्चर 2 है RAC का। इससे पहले वाला सेशन भी आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, काफी चीजें उससे आपको सीखने को मिली होगी। और इसी तरह से अगर आप सभी सब्जेक्ट के अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहते हो, उनके वीडियो सॉल्यूशन चाहते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट को कम समय में अगर रिवाइज करना चाहते हो एक सॉलिड कंटेंट के साथ विथ टेस्ट सीरीज, तो हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है। SSC JEE 2023 के लिए मेंस का बैच, और ये जो बैच है इसमें आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है। इसमें मैंने जो आपको बताया है कि यहाँ पर लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट को एक क्रिस्प मैनर में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे आप आपके बड़े से बड़े सब्जेक्ट को काफी कम समय में रिवाइज कर सकते हो। साथ में यहाँ पर लगभग 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आपको सेट मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। यहां पर उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये क्वेश्चन गेट ES लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इसी बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। इसमें लगभग 100 प्लस टेस्ट रहेंगे। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी सेशंस होंगे उनकी PDF भी अवेलेबल रहेगी। तो आई होप इससे पहले वाला सेशन आप लोगों ने देखा होगा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आज मैं इस सेशन में लेकर आया हूं। लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस सेशन से। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये लेक्चर नंबर 2 है, और इसमें हमने इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसी तरह के न्यूमेरिकल वापस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूँ। लास्ट में वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, इसलिए 21st क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग बिटवीन ए कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री है कंडेंसर का टेम्परेचर, ये आप ध्यान रखें, ये हायर टेम्परेचर होगा। एंड इवापोरेटेड टेम्परेचर जो है -3 डिग्री। तो देखिए ये हायर टेम्परेचर हमको दिए रखा है, और ये लोअर टेम्परेचर हमको दे रखा है -3 डिग्री। अब देखिए क्या बोला गया है यहां पर, इफ द मशीन इज फंक्शनिंग एज ए हीट पंप, देखिए इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। तो देखिए यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना है, और यहां पर ये जो मशीन है ये मशीन एक हीट पंप की तरह काम कर रही है, तो उसके लिए आपको COP निकालना है। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। हीट पंप है, इसका मतलब हमारा जो डिजायर इफेक्ट होगा ये आपका टू मेंटेन हायर टेम्परेचर हो जाएगा। इसीलिए इसका जो COP बनेगा, क्या बनेगा इसको अपन देख लेते हैं। यहां पर सपोज ये हमारा हीट पंप है, और हीट पंप में आप लोगों को पता है कि कुछ वर्क इनपुट हमें देना पड़ता है। और हीट पंप का काम क्या करता है, हीट पंप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को भेजता है। और यहां पर ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क इनपुट देना पड़ता है। ये वर्क इनपुट हमें बताना है। ये हमारा हीट पंप है, और ये हाई टेम्परेचर जो मेंटेन हमें करना है ये 37 डिग्री, और इसको आपको केल्विन में लिखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखें। तो 37 प्लस 273, और यहां पर ये क्या है -3, तो -3 में भी आपको 273 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर इसका COP अगर हमें निकालना है, तो COP हीट पंप का क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करने का इसका काम होता है। इसलिए यही आपका रेफ्रिजरेशन आइडियल है ना, इसलिए हम टेम्परेचर के टर्म्स में इसकी COP को लिख सकते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। यहीं पर अगर ये रेफ्रिजरेटर होता तो यहां पर आ जाता आपका लोअर टेम्परेचर। तो ये 37 को आप ऐड करेंगे 273 में, तो ये बन जाएगा 80 से 310 बन जाएगा, 310। और इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, तो 37 और -3, तो ये बन जाएगा आपका 40। तो 310 डिवाइडेड बाय 40 इसका आंसर आ जाएगा। आपको पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी अलाउ है एग्जाम में, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो रहेगा इट विल बी 7.75। ऑप्शन डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 7.75। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए कार्नोट हीट पंप वर्क बिटवीन ए टेम्परेचर
लिमिट 277 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स सीओपी। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय ये चीज ध्यान रखना है, पूछा किसका सीओपी, ये हीट पंप का पूछा है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर कितना है 277, तो इसमें आप 273 आप ऐड कर दीजिए सबसे पहले, तो ये बन जाएगा आपका कितना 600 केल्विन बन जाएगा। और अच्छा सॉरी 600, ये बनेगा आपका 550 केल्विन, और 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन लिख लें आप लोग। तो देखिए यहां से हमारे पास सीओपी क्या आ जाएगा हीट पंप का, सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी हायर टेम्परेचर 550, और इन दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे तो ये बन जाएगा 250। तो 550 डिवाइडेड बाय 250, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2 विल बी द आंसर। 2 नहीं आएगा, इसमें जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल कैलकुलेट कर लें। ऑप्शन अच्छा हुआ 2 नहीं है, नहीं तो जल्दबाजी में 2 लगाकर आ जाते हैं। वो 500 होता तब 2 आता, 2.2 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 2.2। तो ये मिस्टेक ना करें, इसीलिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं, ये मिस्टेक हो जाती है जनरली। देखा हमने, हमको लग रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, देखने में ऐसा लगता है, बट अगर 2 ऑप्शन यहाँ पर हो जाता तो वो हमारा गलत हो जाता, और हम ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज भी नहीं करते हैं, टिक मार्क भी नहीं करते हैं कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यार इसका तो आंसर आ चुका है। ये गलती आपको नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टर्बाइन आउटलेट इज इक्वल टू। अब देखिए एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, इट वर्क ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और रिवर्स ब्रेटन साइकिल को एक नाम से और हम जानते हैं, दैट इज बेल कोलमन साइकिल। तो यहां पर टरबाइन के आउटलेट का जो प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं इसके फ्लो डायग्राम को अगर हम देखें, तो यहां पर हमारे पास एक कंप्रेसर रहेगा जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर करती है। कंप्रेसर से ये एयर जो है कहां पर जाती है, ये एयर जाती है कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर से ये जो एयर है ये एयर आती है आपकी टरबाइन के अंदर। टरबाइन में क्या होगा, एक्सपांसन होगा, और देन यही एयर आपकी आ जाती है कहां पर, केबिन के अंदर, केबिन के अंदर। इसी एयर को हम केबिन के अंदर भेज देते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार ये टरबाइन के एग्जिट का जो टेम्परेचर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर रहेगा, ऐसा सोचते हैं। ओके देखिए यहां पर ये इओपरेटर रहेगा हमारा, केबिन मतलब ये एक इओपरेटर की तरह काम करेगा ना। तो देखिए इसकी थोड़ी वर्किंग को आप समझिए, हमें केबिन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। अब देखिए एयरक्राफ्ट एक हाई एल्टीट्यूड पर चलते हैं जनरली, तो जब भी हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी कम प्रेशर हो जाता है। तो लेट अस सपोज कि जो प्रेशर है वो हाई एल्टीट्यूड पर कितना है, 0.2 बार है, 0.2 बार। और यहां कंप्रेसर के अंदर हम इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसर के अंदर हम इसको कंप्रेस करते हैं, लगभग हम इसको लेके आ जाते हैं 1 बार तक, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसके बाद में ये जो हीट है ये जो गैस है ये आपकी एक्सपांड करती है टरबाइन, और टरबाइन में एक्सपांसन होता है, और एक्सपांसन के बाद में इसका प्रेशर लगभग पहुंच जाता है 0.8 के बाद। एक्सपांसन की वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और वही कूल्ड एयर को हम सप्लाई कर देते हैं किसके अंदर, केबिन के अंदर। तो इस केबिन का जो प्रेशर रहेगा और टरबाइन के एग्जिट का जो प्रेशर रहेगा ये दोनों सेम रहेंगे, और दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखें साथ में। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें कूलिंग टरबाइन के आउटलेट का जो प्रेशर होता है वो केबिन प्रेशर के बराबर ही होता है, एम्बिएंट प्रेशर के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखें। एम्बिएंट प्रेशर से काफी कम प्रेशर होता है ये
क्योंकि ऊपर हाइट पर जाने पर प्रेशर जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन ए गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन एन इंजन इज यूज इंस्टेड ऑफ थ्रोटल वॉल फॉर प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए रेफ्रिजरेंट बिकॉज, देखिए क्या होता है, अगर आपने वीसीआरएस पढ़ा हो, वीसीआरएस में हम यूज करते हैं थ्रोटल वॉल। थ्रोटल वॉल को यूज करने का मेन पर्पस जो होता है वीसीआरएस में क्या होता है, क्योंकि वहां पर जो हमें रेफ्रिजरेंट होता है, वहां पर जो रेफ्रिजरेंट होता है, कंडेंसर के बाद में जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, सैचुरेटेड लिक्विड। तो अगर हम वहां पर इंजन लगा देंगे, इंजन का मतलब यहां पर क्या है, टरबाइन। ये मैं आपको बता दूं, इंजन का यूज करें मतलब यहां पर ये इंजन का मतलब जो है ये क्या है, टरबाइन। टरबाइन हम लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्योंकि टरबाइन से हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है, और इंजन से भी हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसमें हम टरबाइन का यूज करते हैं, किसके बजाय, थ्रोटल वॉल की बजाय, कैपिलरी ट्यूब की बजाय। क्यों, देखिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वीसीआरएस में हम थ्रोटल वॉल यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर टरबाइन लगाने से हमें, देखिए इंजन लगा रहे हैं मतलब इससे हमें आउटपुट मिलेगा, तो वहां पर अगर हम टरबाइन लगाते हैं तो वहां पर हमें जो आउटपुट मिलता है काफी कम मिलता है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये ओपन सिस्टम में जो वर्क हमें मिलता है टरबाइन से वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। और वी जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, काफी कम होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का, इसलिए वहां पर इंजन लगाना, टरबाइन लगाना सुटेबल नहीं है, कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाएगी। अब यहां पर हम थ्रोटल बॉल क्यों यूज करते हैं, मतलब थ्रोटल बॉल क्यों यूज नहीं करते। अब देखिए थ्रोटल बॉल अगर हम यूज करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, थ्रोटल बॉल अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। और आइसेंथेल्पिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इनलेट पर और एग्जिट पर एंथैल्पी जो रहेगी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और देखिए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो है हमारा क्या रहेगा, डेफिनेटली एयर रहेगा, गैस रहेगा, आइडियल गैस जिसको हम बोलते हैं। और आइडियल गैस के लिए अगर एंथैल्पी सेम है, हमें पता है कि एंथैल्पी जो होती है आइडियल गैस की, इट इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। इसके लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट दैट इज डेल पी अपॉन डेल टी, आइडियल गैस के लिए कितना होता है, 0 होता है, म्यू से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम वहां पर थ्रोटल बॉल लगा देंगे, और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, जब एक्सपांडर से गैस आती है, मतलब टरबाइन से जब उस इंजन से जब वो गैस आएगी तो क्या हो जाती है, प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, और वही गैस को हम सप्लाई कर देते हैं केबिन में ताकि एक लो टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहां पर तो अगर आपने थ्रोटल बॉल लगा दिया, थ्रोटल बॉल लगा दिया तो टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं, कंडेंसर के एग्जिट पर जो टेम्परेचर रहेगा वही आपका मिल जाएगा थ्रोटल वॉल के एग्जिट पर टेम्परेचर। तो इसीलिए हम यहां पर थ्रोटल बॉल की जगह यूज करते हैं टरबाइन। एक दूसरा फायदा तो आपको पता है कि यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, वर्क भी मिल जाएगा, तो वो सेकेंडरी पर्पस है। हमारा मेन जो पर्पस है कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहां पर, क्योंकि यहां पर वर्किंग सब्सटेंस जो है हमारा क्या है, गैस है। तो अभी ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, अब आप इसका आंसर करें। क्या है क्वेश्चन, इन ए गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन एन इंजन इज यूज, अब आपको समझना पड़ेगा इंजन का मतलब क्या है, टरबाइन इज यूज इंस्टेड ऑफ थ्रोटल वॉल फॉर प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए रेफ्रिजरेंट बिकॉज, ये आपको डायग्राम से भी मैं बता देता हूं, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही अपन ने किया था शायद, ये वाला, ये है इंजन हमारा, ये है हमारा इंजन। तो इसको हम यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम थ्रोटल बॉल, जबकि वीसीआरएस में यहां पर थ्रोटल बॉल लगा होता है। समझ में आया। तो अब क्यों यूज करते हैं, 4 ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, देखिए क्या, इनफ कूलिंग और टेम्परेचर ड्रॉप इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय थ्रोटलिंग, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनफ कूलिंग और टेम्परेचर ड्रॉप नहीं मिल पाएगा अगर आपने थ्रोटलिंग यूज कर ली तो, अगर आपने थ्रोटलिंग यूज कर ली तो इनफ टेम्परेचर ड्रॉप आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि आपका मेन मकसद है। इज इट क्लियर। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वैसे भी आप इलिमिनेट कर सकते हो। देयर कैन बी इवन हीटिंग ऑफ ए गैस इफ द टेम्परेचर बिफोर थ्रोटलिंग इज नॉट बिलो द मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर, हां ऐसा होता है
कि अगर टेम्परेचर जो, अब देखिए क्या हो सकता है गैस, बल्कि अगर आइडियल गैस नहीं है, ये तो आइडियल गैस है ना, एयर तो आइडियल गैस मानते हैं, इसलिए उसके टेम्परेचर में कोई ड्रॉप नहीं आएगा। बाकी अगर ये आइडियल गैस नहीं है तो वो हीटिंग भी हो सकती है, उसकी कूलिंग भी हो सकती है थ्रोटलिंग के बाद में, और हीटिंग हो गई तो कैबिन का टेम्परेचर और बढ़ ही जाएगा। आप खुद सोचो ना, कैबिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल। देयर इज ए इनएडिक्वेट कंटेंट ऑफ टेम्परेचर, देयर कैन बी लीकेज ऑफ गैस। तो ये सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। मेन पर्पस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन ए 3 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, वाटर इंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट 15 डिग्री सेल्सियस स्टेडली, व्हाट इज द वाटर फ्लो रेट पर आवर? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर एग्जाम में भी आते हैं 3 टन कैपेसिटी बोल रखा है तो कैपेसिटी 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट होता है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 इंटू 3.5 किलोवाट, ये हो गया टोटल कैपेसिटी। इसको इक्वेट करेंगे जो वाटर इंटर कर रहा है उससे जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा? ये एम सी डेल्टा टी, तो यहां पर ये बन जाएगा 3 इंटू 3.5 एम मास फ्लो रेट निकालना, यहां पर ये किलोवाट में है तो मास फ्लो रेट जो हमें मिलेगा ये ध्यान रखें केजी पर सेकंड में मिलेगा, और यहां पर आवर में पूछा था तो उसको फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी वाटर का कितना होता है ये हमको नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए, इट विल बी 4.18। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 15 30 15 हो जाएगा, तो यहां से एम डॉट निकाल लीजिए। एम डॉट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3.5 डिवाइड कर लीजिए आप किससे? 4.18 से, और इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए 4.18 और 15, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3600 से, डायरेक्टली 602 आएगा। यस, एम डॉट जो आएगा ये आएगा 602.8 kg पर आवर। मैंने यहां पर ये जो एम आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था 3600 से, तब जाके आंसर आएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए रेफ्रिजरेटर that operates on a Carnot cycle is required to transfer 2000 kilojoule per minute to the atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यहां पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है? 2000 किलोजूल पर मिनट। ओके, वेयर द लो टेम्परेचर ऑफ ए रिजर्वायर इज 0 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड? तो अब पावर निकालना है, तो पावर निकालना तो सबसे पहले तो सीओपी निकाल लीजिए। तो सीओपी कितना बनेगा इसका? रेफ्रिजरेटर का सीओपी लोअर टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 27। ये सीओपी आ गया। और सीओपी किसके बराबर होता है? सीओपी होता है हमारा, अब देखिए यहां पर ये क्या है? हीट रिजेक्ट है, इट इज नॉट ए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सीओपी जो होता है हमारा होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो इन दोनों में रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है? पावर। तो पावर निकालना तो पहली बात तो ये 2000 किलो जूल पर मिनट है, और यहां पर आंसर जो है हमें दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन जो दिए हुए हैं वॉट में दिए हुए, तो आप इसको भी किलोवाट में पहले कन्वर्ट करें। तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये 2000 कितना बन जाएगा? 2000 को अगर आप डिवाइड करोगे 60 से तो इट विल बी 33.33 किलोवाट। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हीट रिजेक्ट आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लगाएंगे। देखिए ये रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर वर्क इनपुट जाएगा आपका, और हीट ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रहेगा, और बाहर हीट रिजेक्ट होगा। इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। तो ये हमें दे रखा है, मतलब दिस माइनस दिस, रिजेक्ट माइनस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, ये बन जाएगा हमारे पास। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, यहां पर हमारे पास कितना जाएगा? ये 273, बिल्कुल फास्ट करना है आपको, डिवाइडेड बाय 27, तो ये बन जाएगा 10 पॉइंट।
तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये बन जाएगा 10.11 टाइम्स ऑफ वर्क इनपुट। तो यहां पर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पुट कर दें, ये रिजेक्ट हमें पता चल गया 3.33 और इसको हम क्या लिखेंगे 10.11 वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। ये उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, मतलब 33.33 में मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 11.11 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 क्या आएगा वर्क इनपुट। ऐड हो जाएगा ना उधर, 3 विल बी द वर्क इनपुट। 3 आना चाहिए आंसर। चलिए देख लेते कहां पर हमने मिस्टेक की है। 3.33 COP 273 डिवाइडेड बाय 23, यही आया था अपना COP, यही आया था अपना COP क्या 273 डिवाइडेड बाय 27, 10.11 COP आया, नो डाउट सही आया अपना COP। इसके बाद में यहां तो कुछ अलग मेथड से किया हुआ है, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। COP हमारा आ चुका है कितना 10.11 और COP को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, देखिए COP क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाई वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है उसको अपन अब यहां पर डायरेक्टली अपन इस तरह से लिखेंगे। देखिए क्या होता है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसमें इनपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा वर्क इनपुट रहेगा, और यहां से हीट रिजेक्ट होगा और यहां पर हीट सप्लाई होगा, मतलब ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, ये है, ये कितना है इसको अपन देख लेते हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 60 में कर लेता हूं, तो ये 33.33 है, 33.33 है, ठीक है। अब देखिए ये 33.33 है, तो 33.33 जो होगा ये किसके बराबर होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्लस वर्क इनपुट के बराबर होगा। ओके, तो वर्क इनपुट हमें पता है, तो यहां पर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्या लिख सकता हूं, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा 33.33 माइनस वर्क इनपुट। मैं यहां पर इसको पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 33.33 माइनस वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय क्या बनेगा वर्क इनपुट। चलिए तो ये वर्क इनपुट कितना बन जाएगा 10.11 इंटू वर्क इनपुट प्लस वर्क इनपुट, ये इधर आएगा तो इज इक्वल टू 33.33। ओके, तो ये बन जाएगा 11.11 वर्क इनपुट इज इक्वल टू 33.33। तो वर्क इनपुट जो आएगा हमारे पास अगेन 3 आएगा, मतलब हमने पहले भी सही किया था अभी भी सही किया था। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो एक भी करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, 3 किलोवाट। ओके, चलिए तो मैंने बता दिया दोनों टाइम हमने सेम आंसर निकाला है, मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर डी इज क्लोजेस, अच्छा क्लोजेस ऐसा कुछ बोल रखा है उन्होंने, इसलिए आंसर तो इन्होंने भी 3 किलोवाट ही निकाला है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने डी को आंसर माना है। चलिए वेरी गुड, ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एन आइडियल रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क बिटवीन ए टेम्परेचर लिमिट 45 डिग्री एंड -8 डिग्री, द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, तो COP हम लिखेंगे सीधा सीधा -8 है। देखिए अब इतना स्पीड होना चाहिए, -8 को डायरेक्टली आप केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो 265। COP अगर हमें निकालना है तो सीधा सीधा लिखेंगे 265, लोअर टेम्परेचर लिखना है ना। ओके, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 45 प्लस 8 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये COP हमारे पास आ गया। अब क्या बोला, द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है 1 टन और इसके लिए वर्क पावर हमें निकालना है, और ये 1 टन है, मतलब इसको हम क्या लिख लेंगे 3.5
तो यहां से आप आंसर निकाल दीजिए। पावर कितना आ जाएगा, देखिए 3.5 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 53 से, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 265 से, तो 0.7 विल बी द आंसर। P will be 0.7 kilowatt will be the answer. Option D will be the correct answer. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. Two reversible refrigerator are arranged in series. Their COPs are 5 and 6 respectively. The COP of a composite refrigeration system would be. जब भी कंपोजिट की बात होती है, सीरीज में अगर लगे हो, कंपोजिट की बात की गई हो, तो वहां पर सीओपी का जो रिलेशन है वो आप लोग डायरेक्टली याद रखें। कंपोजिट सिस्टम की जो सीओपी होती है, सीओपी जो होती है पहले वाले रेफ्रिजरेटर की मल्टीप्लाई बाय सीओपी ऑफ दूसरे रेफ्रिजरेटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस सीओपी ऑफ 1 प्लस सीओपी ऑफ 2। इसको कैस्केड सिस्टम भी बोलते हैं। अल्ट्रा लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 12, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 2.5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम सेव करना है ऐसे क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेफ्रिजरेटर द इवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर, इवापोरेटर मतलब ये लोअर टेम्परेचर हमें दे रखा है, कंडेंसर मतलब ये हायर टेम्परेचर हमें दे रखा है, नो डाउट, रिस्पेक्टिवली एज्यूमिंग दैट द मैक्सिमम सीओपी इज रियलाइज द रिक्वायर्ड पावर इनपुट फॉर ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 4 किलोवाट, ये RE हमें दे रखा है। क्या है ये, रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर की क्या, लोअर टेम्परेचर -33, तो 273 में से घटा दीजिए आप 33 को, तो 240 बचेगा आपका, 240 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 33 और 27, ये बन जाएगा आपका 30 30 30 60 बन जाएगा, इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है 4 किलोवाट, तो पावर निकाल दीजिए 4 इंटू 6 240, पावर 1 आ जाएगा। ये स्पीड होना चाहिए देखते से, ये टाइम बचाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके अगर आ जाते हैं। कैसे आया है थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ एन आइस प्लांट वर्किंग बिटवीन ए टेम्परेचर ऑफ -5, आइस प्लांट है मतलब ये लोअर टेम्परेचर है, एंड 25 डिग्री सेल्सियस, produce 20 kg of ice per minute, okay, from a water of 20 degrees Celsius. The specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg and the latent heat of ice is 335 kilojoule per kg. The refrigeration capacity of the refrigeration plant is. अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अगर उनको पेपर का लेवल बढ़ाना हुआ तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास ये जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग प्लांट है ये वर्क कर रहा है -5 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और इससे हम क्या करेंगे, आइस बनाएंगे, और आइस जो है वो हम किससे बनाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से। अब देखिए ये लोअर टेम्परेचर इसका -5 है, मतलब इस पानी को हमें 20 डिग्री से लेके आना है -5 तक, ये आपको समझना हो। आइस का मतलब 0 से नीचे, तो किस टेम्परेचर तक हमें लाना पड़ेगा इसको, -5 तक, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हमारा -5 को मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो अब यहां पर हमें, अब इस प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, अच्छा मास हमें दे रखा है 20 kg को बनाना है, तो अल्टीमेटली 20 से -5 लाने के लिए कितना अमाउंट में हमें हीट निकालना पड़ेगा, यही उसकी कैपेसिटी बन जाएगी। जितना अमाउंट में हमें हीट निकालना पड़ेगा वही उसकी क्या बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी। तो कितना हीट निकालना पड़ेगा, देखिए पहले 20 से ये आएगा कहां पर, 0 पर, 0 लिक्विड, और 0 लिक्विड से ये बनेगा आपका 0 आइस, और 0 आइस से ये बनेगा -5 आइस। तो यहां पर जो हीट एक्सचेंज होगी क्या होगी, कितनी होगी, MC डेल्टा T मतलब 20 kg है, तो 20 इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट लिक्विड स्टेट में कितना होता है, यहां पर दिया है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, ये होगा।
यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। लेटेंट हीट हमें यहाँ पर दे रखी है आइस की 335, नहीं भी दे रखते हैं तो ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो प्लस कितना हो जाएगा 20 इंटू 335, ओके। और यहां पर प्लस कितना होगा 20 इंटू, अब अच्छा यहां पर हमें नहीं दे रखा है आइस का हमें नहीं दे रखा है स्पेसिफिक हीट, तो आइस का इससे जस्ट आधा होता है, याद रखें 2.1 लेंगे और ये डिफरेंस कितना हो गया 5 का हो गया। इतनी हीट आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। A refrigeration system of an ice plant working between a temperature this and this produce 20 kg of ice per minute ये प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो अब यहां पर देख लेते हैं कितना आएगा ये 20 इंटू 4.2 इंटू 20 इंटू 4.2 इंटू 20 प्लस आप करेंगे इसमें 20 इंटू 335 प्लस इसमें आप करेंगे 20 इंटू 2.1 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 8590 किलो जूल। इतना हीट आपको निकालना पड़ेगा पर मिनट, तो पर मिनट ही पूछा है तो 8590, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहां पर, ऐसा तो कोई ऑप्शन यहां पर है नहीं, पर मिनट ही पूछा था ना, हाँ यही तो कैपेसिटी रहेगी। चलिए तो 8590, तो 8590 में आप नियरेस्ट आंसर लगा सकते हो इन दोनों में से एक, देख लेते हैं क्या आंसर दिया है कैसे दिया है। अच्छा इसको अगर आप नहीं काउंट करते हो तो अगर आइस का बोला है तो 0 डिग्री पर अगर मानते हैं तो इसमें से ये वैल्यू अगर घटाते हैं अपन 20 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आएगा, हाँ ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये आ गया आपका आंसर 8380, सी जो होगा इसका क्या होगा आंसर होगा, इसको उन्होंने नहीं कंसिडर किया। बट मेरे हिसाब से यहां पर या तो उनको बोलना चाहिए कि आइस जो हम बना रहे हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बना रहे या फिर -5 डिग्री सेल्सियस पर बना रहे। चलिए नहीं बोला है तो अब हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा। वैसे तो अच्छा है कि वहां पर वो ऑप्शन नहीं दिया जो यहां पर आंसर आया था, ओके। अब इसको अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो क्या आएगा आंसर 8380 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने ही पूरा सॉल्व किया, दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी की इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि अगर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है तो फिर आपको यहां पर आइस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब यहां पर, और एक को थोड़ी सी हिंट यहां पर मिल जाती है क्योंकि यहां पर आइस के लिए हमें स्पेसिफिक हीट भी नहीं दी है, अदरवाइज वो आइस के लिए स्पेसिफिक हीट भी देता अगर वो -5 डिग्री सेल्सियस का आइस अगर उसको बनाना होता तो। इसी तरह से फिर आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर नहीं दिया है तो फिर आपको आइस जो बनाना है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही लेकर जाना है, आइस जो बनाना है आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके जाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप ऐड नहीं करेंगे, ओके। चलिए तो देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर बट मैंने आपको बता दिया है पूरा, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। और इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सही बनाते हो एग्जाम में तो डेफिनेटली, और ऐसे क्वेश्चन तभी आप सही बना पाओगे जब आप पहले प्रैक्टिस करके जाओगे, ओके। तो आपको वो चीज यहाँ पर पता चल गई है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें 0 तक ही मेंटेन करके रखना है उसको, ठीक है। चलिए वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि -5 तक लेके जाना है, बट अब उसको आप सही कर ले उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 6 इफ द मशीन वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर विथ वर्क इनपुट 10 किलोवाट। देखिए हमारे पास क्या है, एक हीट पंप है जिसका सीओपी हमें दे रखा है कितना 6, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का सीओपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर, वर्क इनपुट ये है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमसे पूछा है, नो डाउट निकाल सकते हो, 50 आंसर आ जाएगा। अब जल्दबाजी में क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, सोचता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 से आंसर निकाल देता है। वैसे 6 से आप निकालोगे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, बट
एग्जामिनर अगर चालाक रहा तो वो 60 भी घुसा देगा बीच में, ठीक है। तो सीओपी हमें हीट पंप का दिया था, क्वेश्चन पूछ लिया था किसका, रेफ्रिजरेटर का, तो बी केयरफुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्या है क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से पूछे जा सकते हैं जिसमें एक से अधिक स्टेटमेंट दिए हो और फिर पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डेफिनेटली अब मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, हीट पंप एंड एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, बिल्कुल ये दिमाग में एंटर कर लीजिए कि हीट पंप और जो रेफ्रिजरेटर होता है दोनों के कंपोनेंट जो रहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहते हैं। वहां पर हमारा जो डिजायर इफेक्ट है वो बस चेंज होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन को उल्टा करना है, क्या करना है। वही आपका हीट पंप की तरह काम करता है, वही सिस्टम आपका रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। ओके, the same system can be used as a heat pump in a winter and air conditioner in a summer. Okay, इंडिया में ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम यूज कर लें, बट बाकी यूज कर सकते हैं। पूछा गया है कि यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। चलिए तीसरा पढ़ लेते हैं। द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप। अब देखिए यहां पर हीट पंप की बात चल रही, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी की बात चल रही। हम तो पढ़ते हैं क्या, सीओपी। तो ये कैपेसिटी और एफिशिएंसी भले बोला है, बट अल्टीमेटली वो पूछ किसके बारे में रहा है, सीओपी के बारे में ही पूछा है। बिल्कुल निश्चिंत रहे आप लोग। ओके, यहाँ पर भले टर्म उसने एफिशिएंसी बोल दिया है, कैपेसिटी बोल दिया, बट अल्टीमेटली वो सीओपी के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं सीओपी का कॉन्सेप्ट और इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। सीओपी की अगर मैं बात करूं तो सीओपी अगर हमें बढ़ानी है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सीओपी अगर हमें बढ़ानी है तो ये दो टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं, सीओपी बढ़ाना है तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमें कम करना होगा। तो डिफरेंस को कम करेंगे तो सीओपी क्या होगी, बढ़ेगी। और वहीं पर ये सीओपी की बात है, और वहीं पर अगर इफिशिएंसी की बात है तो इफिशिएंसी के केस में इन दोनों के डिफरेंस को बढ़ाने पर इफिशिएंसी जो है क्या होती है, बढ़ती है। तो सीओपी की बात की गई है, तो हाई टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तो सीओपी क्या होगी, कम होगी। ये हाई टेम्परेचर अगर होगा तो सीओपी क्या होगी, कम होगी। बस यही तो पूछा था। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो बेटा क्वेश्चन आपको अभी आपको इसका आंसर पता चल गया, इसलिए आपको आसान लग रहा होगा। इट इज नॉट ए इजी क्वेश्चन। तीनों स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये वाले स्टेटमेंट को बिल्कुल आपको एग्जाम के टाइम पर अगर आप इसको सोच पा रहे हो तो वेल एंड गुड, खुद अच्छी प्रिपरेशन है आपकी। और ये इन स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, सीओ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को अलग अलग मानते हैं, वो नहीं है। दोनों को हम दोनों में जो कंपोनेंट यूज होंगे वो दोनों क्या रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। वैसे यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स रैंकाइन साइकिल हैज द कैपेसिटी ऑफ 3 टन। रिवर्स रैंकाइन साइकिल मतलब ये VCRS की बात चल रही है। द सीओपी ऑफ द यूनिट फाउंड टू बी 6, द कैपेसिटी ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड टू रन द यूनिट 1 टन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, चाहे भले उन्होंने रिवर्स रैंकाइन साइकिल बोल दिया है। कैपेसिटी ऑफ 3 टन, ठीक है, कैपेसिटी हमें दे रखा है, सीओपी ऑफ द यूनिट इज फाउंड टू बी, तो सीओपी हमें दे रखा है कितना, 6, और सीओपी जो होता है कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट ही तो होगा, रिवर्स रैंकाइन हो या कोई भी हो, सीओपी तो हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना। तो ये हमें 6 दे रखा है और हमें दे रखा है क्या, कैपेसिटी 3 टन, तो 3 टन है ये, तो 3 इंटू 3 किसमें पूछा है, किलोवाट में, तो 3 इंटू 3.5। अभी तक तो ये चीज याद हो गई होगी, और अगर ये चीज अभी तक याद नहीं हुई तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी। आप प्री क्वालिफाई करके आए हो तो ये चीज तो आपको याद होगी, 1 टन इक्वल टू क्या होगा, यहां से वर्क इनपुट निकाल दीजिए। तो 3 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय आप 6 करेंगे
सो यू विल बी गेट 1.75 किलोवाट आंसर आ जाएगा पावर, 1.75 किलोवाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को भी आप नजरअंदाज ना करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ए कोल्ड स्टोरेज हैज अ कैपेसिटी फॉर फूड प्रिजर्वेशन at a temperature of 3 degree Celsius when the outside temperature is 27 degree Celsius। देखिए फूड प्रिजर्वेशन है, मतलब कि लोअर टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके रखना है, ये लोअर टेम्परेचर और ये क्या है? हायर टेम्परेचर। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विथ ए कूलिंग लोड ऑफ 90 किलोवाट, कूलिंग लोड ऑफ 90 किलोवाट। तो मिनिमम पावर रिक्वायर्ड हमसे पूछा है, तो ये हमारा कूलिंग लोड है। कूलिंग लोड आप ध्यान रखिए, कूलिंग लोड का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आप सोचोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन, बट ये एग्जाम में समझ में नहीं आता कि कूलिंग लोड का मतलब क्या है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो पहले तो आप सीओपी निकाल लें। सीओपी आप निकालेंगे लोअर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 3 मतलब 276। इन दोनों का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस निकालने के लिए आपको केल्विन में रखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस केल्विन में लिखें या डिग्री सेल्सियस में लिखें या फ़ारेनहाइट में लिखें, किसी में भी लिखें, डिफरेंस विल बी डिफरेंस और इट विल बी ऑलवेज सेम। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ओके, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दे रखा है कितना? 90, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अब सोचे होंगे सर कितना जल्दी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अभी तक हम काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं ऐसे कुछ इस कॉन्सेप्ट पर, इसीलिए मैं अब इसमें ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। तो 7.82 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कितना? 90 है, लोअर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा? 90 इंटू 24 और 276 को हम डिवाइड करेंगे, विल मेक सम मिस्टेक। व्हाट? सीओपी क्या होगा? लोअर टेम्परेचर और डिफरेंस ऑफ दिस टू, तो सीओपी हो गया। द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विथ अ कूलिंग लोड ऑफ 90 किलोवाट, तो 90 किलोवाट ये कैपेसिटी हो गई हमारी, नो डाउट बिल्कुल होगा। तो 90 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 276, तो 7.82 आना चाहिए आंसर। कितना होगा? पावर कितना आ जाएगा हमारे पास? 7.82 आना चाहिए यहाँ पर किलोवाट। किलोवाट में हमसे पूछा का है आई थिंक 7 पॉइंट, यस। यहाँ पर हो सकता है -3 हो, इस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिया होगा। सॉल्यूशन भी दे दिया इन्होंने, तो सॉल्यूशन अपन निकाल लेते हैं एक बार। -3 अगर अपन रखेंगे तो ये बन जाएगा 273 में 270 बन जाएगा, -3 अगर रखेंगे तो ये 30 बन जाएगा, तब जाके आएगा मेरे को लगता है ये। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, मेरी मिस्टेक नहीं है। इस अपन ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, एक एक्स्ट्रा कर लिया। 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई यस, तब जाके आएगा यहाँ पर 10। तो ये यहाँ पर 3 की जगह -3 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, तब ये आंसर आएगा, अदरवाइज जो मैंने बताया वो सही। ठीक, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम का अच्छा क्वेश्चन है। ये मैच द कॉलम के क्वेश्चन भी वैसे तो इजी होते हैं, अगर आपको एक दो चीजें बहुत अच्छे से याद है, आप बिल्कुल श्योर हो, तो आप आंसर कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिया है? 2 लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट में रेफ्रिजरेंट के नाम दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में हमें प्रिंसिपल एप्लीकेशन दिए कि इनका कहाँ यूज है। तो यहाँ से 2 चीज सीखने को मिलेगी। एक तो इसका आंसर तो सीखने को मिलेगा, साथ में हमें पता चल जाएगा कि ये रेफ्रिजरेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एयर कहाँ यूज होता है ये तो बिल्कुल आपको अभी तक दिमाग में छप चुका होगा। एयर ऑप्शन इधर भी देख सकते हो वैसे, और वैसे पर कोशिश करें कि पहले आप कोड को ना देखें। कोड को देख लेते तो फिर हमारा दिमाग उसी का अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। पहले खुद का दिमाग आप लगाएं। एयर कहाँ पर यूज करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड के लिए करते हैं, नहीं करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम, लार्ज ऑटोमोटिव या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एक का तो 5 से मैच होगा नो डाउट, एक का तो 5 से मैच होगा नो डाउट।
ओके, तो बी का 3 से मैच होगा। अमोनिया लार्ज इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सभी को पता है, तो लार्ज इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये 3 से मैच हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये, इसको हम फूड प्रिजर्विंग के लिए यूज करते हैं, CO2 ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं, तो आई थिंक सी का मैच होना चाहिए किससे, 1 से, सी का मैच होगा 1 से। और अगर 531 आ गया, 531 532, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, मतलब डी का किससे मैच होगा, 2 से। R11 ये आपका कैसा रिप्रेजेंट है, फ्यूरॉन सीरीज से। ओके, इनके फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा, याद रखने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो इसका मैच हुआ है किससे, 2 से, 2 से मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम के लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए यूज करते हैं। इसका जो प्रेशर होता है वो काफी कम होता है, इवेपोरेटर प्रेशर जो होता है काफी कम होता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। शायद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हो इसका, यस दिया है। तो देखिए ये R11 जो है ड्यू टू द लो ऑपरेटिंग प्रेशर, यस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर यूज्ड टू हैंडल द लार्ज वॉल्यूम एट अ लो प्रेशर, इट इज मेनली यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, डिपार्टमेंट स्टोर एंड थिएटर, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, R11 का। क्यों, क्योंकि इट हैज ए लो ऑपरेटिंग प्रेशर, लो ऑपरेटिंग प्रेशर रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और हाई ऑपरेटिंग प्रेशर अगर होता है तो फिर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया जाता है। चलिए आगे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, नहीं मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, किसके रिगार्डिंग बताना है, पहले तो ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए डिक्रीज इन इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ ए VCRS लीड्स टू, इवेपोरेटर का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो पहले तो आप VCRS बना लीजिए, तब जाके आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए पर एक भी क्वेश्चन में हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस को बताती है कि हाँ अच्छी प्रैक्टिस है। ये VCRS हमने बना ली। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये वाला और नीचे जाएगा, ये वाला प्रोसेस ये बन जाएगा। चलिए ये कर दिया हमने टेम्परेचर डिक्रीज। क्या बोला है, एन इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, पहले ज्यादा था अब तो कम होगा ना, ये तो गलत बोल रहा है, गलत है ये तो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा ना। ये यहां पर अभी इतना मिल रहा है, पहले इससे ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, पहले स्टेटमेंट गलत है तो इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मतलब दूसरा तो दोनों में सही है, दोनों में मतलब दूसरा सही होगा। एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस, एंट्रोपी जो है क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है, देखिए आप सोचोगे सर कैसे, यहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा और इस पर जो रहेगा, इन दोनों में यहां पर मैं बोल देता हूं सपोज क्या x1 है और यहां पर कितना है x2 है, तो ये उधर की तरफ जा रहा था, यहां पर x कितना होता है 1 होता है और यहां पर x कितना होता है 0 होता है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, तो मास ऑफ वेपर जो होगा यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये है कॉन्सेप्ट। तो एन इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर तो हर कोई बता देता, बट ये एक्सप्लेनेशन आपको अभी चाहिए फिलहाल। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। खुद सोचो ना यार, लोअर टेम्परेचर तक अगर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कराओगे तो वो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
ए डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 प्लस सी माइनस सी इंटू पी एच बाई पी एल की पावर 1 अपॉन एन जो होता है एक्सपांशन का इंडेक्स होता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बेटा प्रेशर देखिए, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम ही किया था ना, हाँ टेम्परेचर कम कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं प्रेशर भी कम कर रहे हैं। प्रेशर भी तो टेम्परेचर प्रेशर लाइन सेम तो होती है ना, तो प्रेशर रेशियो जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, ये प्रेशर रेशियो अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। चलिए 3 भी सही हो गया, मतलब आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, सही होगा। एन इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, हाँ पहले हमें यहां से यहां तक करना पड़ रहा था, अब यहां से यहां तक करना पड़ रहा है। देख लो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये हर कोई नहीं बना पाएगा जब तक सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे ना आपको। देखिए ये इसको कंप्रेसर वर्क इसको देख के आप बता दोगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसको देख के आप बता दोगे, बट ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना बीच वाले, कौन से, इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, इसमें आपको दूसरे भी कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। अब यहां पर ये जनरली हम यहां पर वीसीआरएस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ड्राइनेस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करते ही नहीं। रैंकाइन की बात होती तो वहां पर हम बिल्कुल दिमाग में आ जाता है ड्राइनेस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, और वहीं पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर, पर्टिकुलर कंप्रेसर की बात की होती तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की हम बात करते। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये सारे एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रखे हैं, आपको जरूरत लगता है तो आप बिल्कुल यूज करिएगा, बाकी तो मैंने आपको एक सिंपल मेथड से बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं डेफिनेटली, न्यूमेरिकल आ जाए बहुत अच्छी बात है, बना तो बना, नहीं तो नहीं बना। ऐसे क्वेश्चन ना तो आप छोड़ पाओगे और गलत होने के भी चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रैक्टिकली ऑल कॉमन रेफ्रिजरेंट हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम सीओपी एंड पावर रिक्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। हाँ देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है सीओपी में। सीओपी में जितने भी हम प्रैक्टिकली रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, आइदर अमोनिया यूज करते हैं R11, R134 इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हैं, R22, R12, ये सभी रेफ्रिजरेंट का जो सीओपी होता है ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है। पावर रिक्वायरमेंट जो होता है, पावर इनपुट जो होता है वो भी सेम ही होता है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया मिक्स फ्रीली विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड दिस हेल्प लुब्रिकेशन ऑफ कंप्रेसर। अरे अमोनिया जो होता है ये तो इमिसिबल होता है ना, अमोनिया जो होता है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये अमोनिया तो इमिसिबल होता है, फुल्ली मिसिबल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है आरएससी में प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट तो ध्यान रखें, अमोनिया जो होता है इमिसिबल होता है। ओके तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है तो आप आंसर कर सकते हो। ये दोनों स्टेटमेंट आपके दोनों गलत हो गए। पहला तो सही हो गया, अब 3 और 4 में से देखना है। 3 भी सही है, मतलब 4 आपको बस देखना है। वो देख लेते सबसे पहले, आंसर तो निकाले फिर हम आगे देखेंगे। लीकेज ऑफ अमोनिया कैन बी डिटेक्टेड बाय हैलाइड टॉर्च मेथड। नहीं, हैलाइड टॉर्च मेथड से थोड़ी करते हैं। अमोनिया का लीकेज हम डिटेक्ट करते हैं किससे, सल्फर स्टिक मेथड से। अमोनिया का लीकेज हम डिटेक्ट करते हैं किससे, सल्फर स्टिक मेथड से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट। तो यहां से क्या चीज हमें सीखने को मिलेगी, सबसे पहले तो हर्मेटिकली सील्ड यूनिट किसको बोलते हैं, ऐसी यूनिट जिसके अंदर आपका मोटर भी कंप्रेसर के साथ क्या हो, मर्ज हो। बिल्कुल ऐसी यूनिट जिसमें जो आपका मोटर और कंप्रेसर है वो एक ही यूनिट के अंदर हो, सील्ड पैक हो। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रेफ्रिजरेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर अगर लीकेज हुआ तो ये इस मोटर को क्या करेगा, खराब करेगा। तो इसलिए उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो डाउट बिल्कुल है इंपॉर्टेंट।
तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 गलत है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा बल्कि। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें, शायद सॉल्यूशन दिया हो, नहीं दिया है कोई बात नहीं, दिया है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। प्रैक्टिकली ऑल कॉमन रेफ्रिजरेशन हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम सीओपी एंड पावर रिक्वायर्ड। ये सारे रेफ्रिजरेंट और उनका सीओपी देख लीजिए, और यहाँ पर वर्क इनपुट पर टन भी हमें दे रखा है। और बाकी मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ के जाएं कि कौन सा मिसिबल है, कौन सा इमिसिबल है। और आगे के क्वेश्चन में अभी तो काफी सेशन आने वाले हैं, आगे के सेशंस में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप ध्यान रखें कि जो लीकेज होता है अमोनिया का, उसको हम सल्फर स्टिक मेथड से डिटेक्ट करते हैं। और हैलाइड टॉर्च मेथड जो है ये यूज करते हैं अपन फ्यूरेन सीरीज के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, उनके लीक को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हैलाइड टॉर्च मेथड। ओके, चलिए, एक होता है सॉफ्ट बबल टेस्ट, वो भी हम अमोनिया के लीकेज के लिए यूज करते हैं। ओके, अच्छा दिया है यहां पर, यस, अमोनिया इज इमिसिबल विथ ऑयल। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ refrigerant become an important factor when it is used in a hermetically sealed unit where the motor is exposed to the refrigerant। मोटर जो होती है वो रेफ्रिजरेंट पर एक्सपोज रहती है, रेफ्रिजरेंट उसके कांटेक्ट में आता है। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट वेपर आर कंपेयर विद द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन। एक और चीज हमें यहाँ पर सीखने को मिली कि जो रेफ्रिजरेंट होती है उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए हम कंपैरिजन किससे करते हैं, नाइट्रोजन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। मतलब नाइट्रोजन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है काफी अच्छी होती है, इजीली डिसोसिएट नहीं होता है नाइट्रोजन, इसलिए उससे हम कंपेयर करते हैं बाकी के रेफ्रिजरेंट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, लीक ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट में बी क्विकली एंड इजीली डिटेक्टेड बाय यूज ऑफ बर्निंग सल्फर कैंडल। वही सल्फर स्टिक मेथड जो मैंने आपको बताया, सल्फर स्टिक मेथड से हम क्या करेंगे, अमोनिया के लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, इजीली। अमोनिया का लीक जो है वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, ये भी बात ध्यान रखें। ओके, विच इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया फॉर्म्स वाइड फ्यूम्स ऑफ अमोनिया सल्फाइड। तो जैसे ही हम वो सल्फर कैंडल वहां पर लेके जाएंगे, बर्निंग सल्फर कैंडल, तो अमोनिया फॉर्म्स जो है वो क्या करेगा, वाइड फ्यूम्स ऑफ अमोनिया सल्फाइड फॉर्म कर लेगा। तो वाइट फ्यूम्स, वाइट धुआं आपको दिखाई देगा, तो इससे हम बता सकते हैं कि यहां पर अमोनिया प्रेजेंट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा हुआ था वहां पर, उसको भी ध्यान रखें। द लीकेज ऑफ ए फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय सॉप सॉल्यूशन। फ्लोरोकार्बन मैंने शायद आपको बता दिया था अमोनिया का, तो फ्लोरोकार्बन मतलब CFC, इनका सोप बबल सॉल्यूशन मेथड से, सोप सॉल्यूशन मेथड से डिटेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्रॉटल वॉल इज यूज इन प्लेस ऑफ एक्सपांडर बिकॉज। एक क्वेश्चन अपन ने देखा था कि जो हमारा गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें हम इंजन यूज करते हैं, मतलब एक्सपांडर टरबाइन यूज करते हैं इन कंपेयर टू द थ्रॉटल वॉल। अब उसका जस्ट क्वेश्चन आ गया कि अब VCRS में हम थ्रॉटल वॉल यूज करते हैं, ना कि हम यूज करते हैं एक्सपांडर। क्यों? क्योंकि एक्सपांडर से अननेसेसरी फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा, वहां पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है तो वर्क जो हमें मिलेगा काफी कम मिलेगा। आंसर तो मैंने वहीं पे बता दिया था, अब आपको यहां पर बस टिक करना है। इट कंसिडरेबली रिड्यूस द सिस्टम वेट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिस्टम वेट से हमें क्या मतलब, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो ज्यादा दिक्कत थोड़ी, कौन सा हम सर पर रख के चल रहे हैं या कौन सा हम इसको एयरक्राफ्ट में यूज कर रहे हैं। वेट की बात आती है कहां पर, एयरक्राफ्ट में। ओके, जमीन पर ही तो रखना है रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, इट इंप्रूव द सीओपी एज द कंडेंसर इज स्मॉल, ऐसा भी नहीं। द पॉजिटिव वर्क इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल करेक्ट होगा यही स्टेटमेंट। इट लीड्स टू ए सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं। कॉस्ट में रिडक्शन आएगा, नो डाउट आएगा, बट पैसे की किसको प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। चलिए, तो मेन पर्पस जो है वो आपको याद रखना, ये भी सही है, बट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर पहले आपको पता चल गया नो डाउट, बट क्वेश्चन देख लेते हैं वापस।
द रेफ्रिजरेंट यूज फॉर absorption refrigerator working heat from a solar collector is a mixture of water and देखिए सोलर कलेक्टर मतलब वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम VARS सिस्टम, तो उसमें रेफ्रिजरेंट वाटर के साथ में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, तो आपको आंसर याद रखना है लिथियम ब्रोमाइड LiBr वाटर, ये हम यूज करते हैं। LiBr रेफ्रिजरेंट होता है, वाटर जो होता है ये एब्जॉर्बेंट होता है, ध्यान रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैच द कॉलम के क्वेश्चन को अगर टफ बनाना हुआ तो इस तरह से टफ बना सकते हैं। अभी तक हम एक को एक से मैच कर रहे थे, अब यहां पर एक को एक से अधिक मैच करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहां पर लिस्ट बी में आपके पास 10 ऑप्शन है और लिस्ट ए में केवल 4 ऑप्शन है। इन 4 को इन 10 में से आपको ढूंढना है इनके लिए करेक्ट मैच क्या होगा। अब देखिए यहां पर आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो कठिन नहीं है, आसान है। अननेसेसरी क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा बस, और कुछ भी नहीं। देखिए क्या है, रिवर्स कार्नोट इंजन। अब रिवर्स कार्नोट इंजन की बात करें, यहां पर देखो ये चारों लिस्ट 2 के लिस्ट 3 है, 3 है, मतलब इसको इधर मैच होगा, इससे फिर इधर मैच होगा। देखिए कंडेंसर, इवापोरेटर, वॉर्टेक्स रेफ्रिजरेटर, थ्रॉटलिंग, हीट पंप। तो रिवर्स कार्नोट इंजन जो होता है इस पर बेस्ड होती है हीट पंप की, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जनरेटर नहीं होगा। इंक्रीज इन ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। हाईएस्ट सीओपी, रिवर्स कार्नोट की सीओपी भी हाईएस्ट होती है, नो डाउट। तो ए का किससे मिलन होगा, ए का मिलन होगा किससे, मिलन 5 से होगा, अभी मिलन अधूरा है। और किससे होगा, ये मिलन होगा 7 से। 7 से नहीं, 8 है ना हाईएस्ट सीओपी, गलत मिलन हो गया था, 5 और 8। तो मुझे तो एक ही बार में आंसर पता चल गया, समझ में आया। रिवर्स कार्नोट इंजन, हीट पंप और हाईएस्ट सीओपी। आगे बढ़ते हैं, सब कूलिंग। अब देखो सब कूलिंग कहां पर होती है, पहले तो ये ध्यान रखें, सब कूलिंग होती है कंडेंसर के अंदर। VCRS आप लोग पढ़ते हो तो वहां पर सब कूलिंग अगर हमें करना है तो कंडेंसर के अंदर ही होगी ना सब कूलिंग। तो ये सब कूलिंग कहलाती है, अगर आपको याद हो तो सब कूलिंग बी का मैच होगा किससे, 1 से। बी का मैच हो गया 1 से। और यहां पर 7 बोल रखा है, इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो सब कूलिंग से क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा। ये यहां पर अगर सब कूलिंग नहीं करते तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना मिलता है, ये मिलता। अब कितना मिलेगा, सब कूलिंग अगर हम कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो आपको ध्यान रखना है। तो 7, 1 और 7। सी देख लीजिए, सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग कहां पर होगी, कंडेंसर में होगी। सुपर हीटिंग कहां पर होगी, यहां पर होगी, ये सुपर हीटिंग होगी। सुपर हीटिंग से कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा। सुपर हीटिंग होगी कहां पर, इवापोरेटर के अंदर होगी, पहली बात तो। सी का 2 से मिलन होगा, बिल्कुल होगा, 2 से होगा। अब 10 से भी होगा क्या, देख लेते हैं। ड्राई कंप्रेशन, यस। सुपर हीटिंग का पर्पस क्या होता है, अगर कंप्रेशन अगर हमारा वेट हो रहा है तो अब कंप्रेशन जो है ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू बताने लग गया हूं VCRS, क्योंकि RAC पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, और ये चीज आपकी पावर प्लांट रैंकाइन में भी होती है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, लिस्ट 3-3 भी आ सकती है, 4-4 भी आ सकती है, तो बिल्कुल। चलिए, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। ओके, सो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC+ ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। यहाँ पर हर सेशन की आपको PDF मिलेगी, जो भी हमारे चैनल पर सेशंस होते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।